नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो सेशन है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 5 अक्टूबर 2020 के शिफ्ट 1 में पूछे गए इंग्लिश के प्रश्नों का सॉल्यूशन के बारे में। तो आइए आज का एनालिसिस देखते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरा कि आप दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलता रहे। एंड फेसबुक पेज को लाइक करें, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें ताकि आज का जो डिस्कशन है, इस तरह से और डिस्कशन आपको मिलेंगे। तो इस डिस्कशन का टोटल क्वेश्चंस, इट मींस इंग्लिश एनालिसिस के क्वेश्चंस, मैथ्स एनालिसिस के क्वेश्चंस या फिर जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे वो आप टेलीग्राम चैनल पे पा सकेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। इससे पहले फ्रेंड्स, मैं एक और इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। 26 मई 2022, इट मींस आज के ही दिन 7 to 10 में एक न्यू बैच आई है, न्यू फाउंडेशन बैच, यूजफुल फॉर बैंक एसएससी रेलवे। तो जो स्टूडेंट्स एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं वो इस बैच को जरूर ज्वाइन करें ताकि आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशंस को आप क्रैक कर सकें अच्छी तैयारी करके। तो आइए आज का एनालिसिस प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सिनोनिम्स के सेक्शन का। तो आइए, सिनोनिम्स में पहला वर्ड है इंडल्जेंस। इंडल्जेंस का एग्जैक्ट मीनिंग अगर आप देखोगे तो इसका मतलब होता है टू डू समथिंग और टू हैव समथिंग विच यू वॉन्ट या विच यू डिजायर, वैसे चीजों को करना जो आप चाहते हैं, मतलब अपने इच्छा अनुसार आप कार्य कर लेते हैं। इंडल्जेंस की एग्जैक्ट मीनिंग आप ये भी कह सकते हैं कि समथिंग दैट यू हैव और डू बिकॉज इट गिव्स यू प्लेजर, मतलब संलिप्त रहना किसी कार्यों में, वैसा कार्य जो आपको प्लेजर दे, आनंद दे, खुशी दे। हो सकता है वो नेगेटिव टर्म भी हो, किसी को ड्रिंकिंग में अच्छी ड्रिंकिंग बड़ा वो इंडल्जेंस है ड्रिंकिंग में, तो इसका मतलब हुआ कि वो नेगेटिव सेंस है और वो हमेशा शराब का लत है, उसको एडिक्शन है और शराब पीता रहता है। तो इन चार शब्दों में से इंडल्जेंस के सिनोनिम्स आपको देखना है। और कभी कभी कहते हैं ना वो बंदा बड़ा इंडल्जेंट नेचर का है, तो इसका मतलब हुआ कि वो किसी को बहुत जल्दी फॉरगिव कर देता है, यानी टू फॉरगिव कह सकते हैं, या लेनिएंट नेचर का इंसान है, मतलब उसके अंदर क्षमा करने की या कोई वैसी एक्टिविटी हो जाए तो वो इतनी केयर नहीं करता, वो उस चीज को इग्नोर कर देता है। अब आप देखो डिलिजेंस, डिलिजेंस का मतलब होता है द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग केयरफुली, है ना, द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग केयरफुली एंड अल्टरनेटिव अटेंटिवनेस, अटेंटिवनेस कह सकते हैं कॉशस, अलर्ट, है ना, सावधानी। और एक्यूरेसी मतलब पता है आपको, एक्यूरेसी का मतलब होता है प्योरिटी या जेन्युइननेस, है ना, जेन्युइननेस। क्लियर है? तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आंसर जो होगा वो डिलिजेंस नहीं होगा, अटेंटिवनेस भी नहीं होगा, एक्यूरेसी भी नहीं होगा। आंसर हमें लेना पड़ेगा लेनियंसी, या फिर आप कह सकते हैं जेनरोसिटी, उदारता, जिसके अंदर फॉरगिव करने की भावना हो या क्षमता हो। तो कहीं ना कहीं इंडल्जेंस की जो एक पॉजिटिव सेंस है वो लेनियंसी है। क्लियर है? तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इडियम्स एंड फ्रेजेस का बाय द सेम टोकन, है ना। बाय द सेम टोकन का मतलब होता है इन द सेम वे, फॉर द सेम रीजन, फॉर द सेम रीजन। ओके, सो योर आंसर विल बी इन द सेम वे। हम लोग तो कहते हैं बाय द सेम टोकन। अब आप देखो इसको कैसे टर्म एलिमिनेट करोगे। लिखा है यूज द सेम पासवर्ड, यूज द सेम टिकट एंड इन द सेम बस। ये कौन सा टर्म है? इन द सेम सिचुएशन हो सकता है। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं जो टर्म लेंगे वो लेंगे इन द सेम वे फॉर द सेम रीजन। क्लियर है? सो योर आंसर विल बी ऑप्शन 3। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज fill in the blank. Today banking in a seamless world dash a distinct reality. तो सिंपल वे में आप देखो लिखा हुआ है टुडे, टुडे की बात है तो was ऑप्शन गया, इट मीन्स ऑप्शन 2 हट गया। टुडे बैंकिंग इन अ seamless world dash a distinct reality। तो कहीं ना कहीं ये बैंकिंग के अकॉर्डिंग या टुडे की जो बैंकिंग की जो सिनेरियो है
उसके अकॉर्डिंग आप आर भी नहीं ले सकते और हैव भी नहीं ले सकते, आंसर लेना पड़ेगा इज, है ना। सो बैंकिंग इन अ सेमलेस वर्ल्ड इज अ डिस्टिंक्ट रियलिटी। सो इज हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लेना पड़ेगा, यहां पे कहीं से प्लूरल सेंस की कोई बात नहीं है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज ग्रामेटिकल एरर की बात है। हैव यू डिसाइडेड व्हाट यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रोन अप। सबसे पहले आप देखो ना, लिखा हुआ है हैव यू डिसाइडेड, हैव वर्ब V3 लेकर सेटिस्फाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट यू वांट इट मींस V1, है ना, प्रेजेंट सिनेरियो की बात है कि आप क्या बनना चाहते हो। तो व्हेन यू ग्रोन अप कैसे होगा, आप इसको करो ग्रो, ग्रोन अप तो पास्ट टेंस चला जाएगा ना, ग्रो करो, या व्हेन यू वुड हैव ग्रोन अप ऐसे कर सकते हैं कि जब आप बड़े हो जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे तो फिर क्या बनना चाहेंगे, या आप बड़े होते हैं तो क्या बनोगे, सिंपल यही तो सेंस है। तो ये ग्रोन अप की तो कोई सेंस नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। हम ऑप्शन ए को एरर डिटेक्शन का पार्ट मानेंगे। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज एंटोनिम्स ऑफ स्लाई। स्लाई मतलब होता है कनिंग, धूर्त पर्सन, कनिंग। तो देखो ठीक तो होगा नहीं, स्लो होगा नहीं, हमें क्या चाहिए एंटोनिम्स। और स्टीफ, स्टीफ भी नहीं होगा, स्टीफ मतलब हो सकता है हार्ड या फिर टफ कह सकते हैं आप, क्लियर है। तो इस तरह से स्टीफ वर्ड भी नहीं होगा, योर आंसर विल बी ऑनेस्ट। तो बहुत ही सिंपल सा टर्म था, स्लाई मीन्स कनिंग, और कनिंग जो धूर्त है, हो सकता है वो चीट कर दे लोगों को, है ना, तो उसका उल्टा क्या होगा ऑनेस्ट, कनिंग वो नहीं है। नेक्स्ट वन ग्रामेटिकल एरर है, सेल्डम हैज द डिस्कवरीज ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिस्कवरर्स लाइक कॉपरनिकस और गैलीलियो बिन फॉरगेटन। आपको पता है ये हैज है, तभी ये बिन फॉरगेटन आया हुआ है, क्लियर है। और यहां पे डिस्कवरीज की बात है, डिस्कवरीज, डिस्कवरर्स लाइक कॉपरनिकस और गैलीलियो। तो डिस्कवरर्स की बात है, डिस्कवरीज की बात है, तो आप किस एंगल से हैज रखे हो, यहां हैज हटेगा और क्या प्रेफर करेंगे, हैव। तो कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, पार्ट 4, क्लियर है। सो सेल्डम के जस्ट बाद आप हैज हटाओगे एंड इन प्लेस ऑफ हैज देयर विल बी हैव। तो ये सिंपल सा ही टर्म था, बस आप अगर देखते बड़ा ही सावधानी पूर्वक तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यू नो वेरी वेल, क्विर का मतलब क्या होता है, क्विरफिस। एग्जामिनेशन में एक टर्म आया हुआ है एडियम्स में, है ना, जिसका मतलब होता है एक वैसा व्यक्ति, अ पर्सन whose behavior is strange, you can say, or unusual behavior, okay, अनयूजुअल, है ना, मतलब उस पर्सन होज बिहेवियर, पर्सन की बात में कर रहा हूं, वैसा पर्सन जिसकी बिहेवियर स्ट्रेंज और अनयूजुअल हो उस प्लेस के लिए, उसे हम अक्विरफिस बोलते हैं। तो इसका मतलब तो पता चल गया कि इसका मतलब है स्ट्रेंज, स्ट्रेंज, ओके। नेक्स्ट वन डीलर, स्पेलिंग तो ये सही था, डीलर की भी स्पेलिंग सही है, ऑब्वियस की स्पेलिंग सही है, हेजिटेट की स्पेलिंग गलत है ना, HESITATE will be the answer. So your answer will be option 3. तो ज़्यादा प्रॉब्लम था नहीं, बहुत ही स्मॉल एंड नॉर्मल वर्ड्स रखा गया। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एडिबल आप कहते हैं ना, फिट या यूजफुल फॉर, आप इसे कह सकते हैं खाने योग्य, एग्जैक्ट मीनिंग हो जाएगी खाने योग्य, है ना, फिट फॉर समथिंग गुड। कंडीशन की बात कर लो तो इसकी स्पेलिंग दोनों की सही है। हमें इनकरेक्टली चाहिए मेडल, मेडल का मतलब होता है टू इंटरफेयर, टू इंटरफेयर, ओके। नाउ योर आंसर विल बी अथॉरिटी। अथॉरिटी की स्पेलिंग गलत लिखा गया है, अथॉरिटी डिपार्टमेंट, ओके। तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा 1। नाउ द नेक्स्ट टर्म, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द डैश फॉर वैक्सीन, द डैश फॉर वैक्सीन could take up to a year। तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा है, चेज तो होगा नहीं, चेज हम क्या करते हैं, किसी को पीछा करते हैं, है ना,
परस्यूट का मतलब भी होता है जब किसी चीज को अचीव करने के लिए, किसी टारगेट या कोई टर्म को अचीव करने के लिए आप प्रयासरत रहते हैं ना। टू रन, ये चेज हो गया, टू रन आफ्टर समबडी और समथिंग, टू टेक अप दैट, उसे पकड़ने के लिए, तो वहां पे चेज करते हैं। एंड परस्यूट, जैसे आप कोई करियर, कोई कोर्स वगैरह कर रहे हैं, किसी कोर्स में आपने परस्यू किया है, तो किसी चीज अचीव करने के लिए हम परस्यूट का यूज करते हैं। ओके, और ट्रैक तो आपको पता है, योर आंसर विल बी सर्च। द सर्च फॉर अ वैक्सीन कुड टेक अप टू अ ईयर, है ना। सर्च वर्ड यहाँ पे इस फिल्म में आएगा ना, तो ट्रैक आएगा, और ये तीनों तो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, है ना। आंसर जो होगा वो होगा सर्च। नाउ द नेक्स्ट इंप्रूवमेंट, आई कांट लीव, आपको पता है मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेता है ना, मॉडल टेक्स V1 ऑलवेज। तो देखो आई कैन नॉट लीव, यहां तक तो ये ठीक लगा, बट देख लेते हैं कैन नॉट लीव्ड, ये ऑप्शन ही रॉन्ग हो गया। कैन नॉट लीव्ड आप कैसे कर लोगे। नेक्स्ट वन, कुड नॉट बीइंग लीव्ड, ये ऑप्शन भी गया, किसी एंगल से कोई सेंस ही नहीं है। और जब कैन नॉट की बारी है तो हैजंट लिव्ड का ही तो कोई सेंस नहीं है। योर आंसर विल बी नो इंप्रूवमेंट, इट मीन्स नो सब्स्टिट्यूशन। ओके, आई कांट लीव ये सही है, कैन नॉट के बाद जस्ट V1 की प्लेसमेंट होगी, तो कहीं कोई दिक्कत था ही नहीं इस इंप्रूवमेंट में। नाउ द नेक्स्ट टर्म, सिनोनिम्स ऑफ प्रोटेस्ट। पता है सिनोनिम्स ऑफ प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट मतलब क्या होता है, आंदोलन करना, उल्लंघन करना। इट मीन्स आप उसको ऑब्जेक्ट कर रहे होते हैं, ना तो सपोर्ट, ना ही असिस्ट और ना ही फेवर। योर आंसर विल बी ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सा वर्ड था। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु इंटरफेयर्स इन अदर्स अफेयर्स या अफेयर्स ऑफ अदर्स, ऑफन फॉर सेल्फिश रीजन। तो फॉरेनर्स और स्ट्रेंजर ऑप्शन तो दोनों हट गए यहां से। अब आपके पास बचा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का मतलब होता है इंटरप्रेट करने वाला, व्याख्यान देने वाला। आप इसको कह सकते हैं ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर कह सकते हैं, लेक्चरर कर सकते हैं, व्याख्यान, है ना, व्याख्यान देने वाले को हम कहते हैं इंटरप्रेटर। और एक आपके पास बचा इंटरलोपर। सो योर आंसर विल बी इंटरलोपर, जो व्यक्ति अधिकृत नहीं होता लेकिन वो दूसरे के अफेयर्स को बड़ा इंटेंशनली सुनता है, फॉर द सेल्फिश रीजन तो लिखा हुआ है कि दूसरे के मैटर को सुनना, बड़ा इंटरेस्ट लेकर सुनना, दैट इज इंटरलोपर। नाउ द नेक्स्ट वन, नैरो का एंटोनिम्स लेना है। नैरो पता है बड़ा ही सकरा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वाइड। ये तीनों तो हट जाएगा यहां से, फर्म एंड सॉलिड हटेगा। योर आंसर विल बी वाइड। तो ये बहुत ही सिंपल वर्ड भी दे रखा था, और अगर आप इस चीजों पे पकड़ बनाएंगे ना, इन शब्दों को रखकर इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स को आप देखते रहोगे, तो फिर वर्ड स्टॉक आपके पास हो जाता है। टू गेट ऑन द नर्व्स, यू नो वेरी वेल, टू गेट ऑन द नर्व्स का मतलब है टू इरिटेट समवन, टू इरिटेट, नॉट टू शूद, नॉट हैव एन इलनेस, नॉट गिव मेडिसिन। योर आंसर विल बी टू इरिटेट। Now the next term, one word substitution, restore someone to health or normal life after imprisonment, addiction or illness. Your answer will be rehabilitate. जब किसी व्यक्ति को आप सपोर्ट करते हैं उसके रिहैबिलिटेशन में या फिर उसके नॉर्मल लाइफ जीने में, हो सकता है वो बंदा इम्प्रिजनमेंट के बाद आया हो, इलनेस के बाद फिर से सामने आ रहा हो, तो वैसे टर्म को हम कहते हैं रिहैबिलिटेशन। रिनस्टेट का मतलब क्या होता है, रेनस्टेट एंड रिनोवेट। ऐसे देखो सिनोनिम्स तो सभी हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। रिनोवेट होता है जब किसी बिल्डिंग वगैरह को आप फिर नव निर्माण करते हैं, पुराना था फिर से नया करते हैं, है ना, उसको क्लीन करते हैं। और रेनस्टेट का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को आप उसके पुराने पद में लाते हैं, जैसे उसको जो अथॉरिटी मिल रखी थी, जो उसको अधिकार मिला हुआ था, वह पावर फिर से दिलाना। तो आप कह सकते हैं रेनस्टेट का मतलब होता है टू गेन फॉर्मर कैपेसिटी, यू कैन से टू गेट फॉर्मर कैपेसिटी। ओके, तो इस तरह से आप रेनस्टेट करते हैं। नाउ रिफर्बिश की अगर आप मीनिंग देखोगे तो इसका मतलब भी होता है रिनोवेट करना, लेकिन ये डिवाइसेस वगैरह को रिफर्बिश करते हैं हम लोग, है ना, कोई चीज को क्लीन कर देते हैं, ब्यूटी उसको सजा देते हैं। किस लिए,
तो सुंदर वो दिखे। जैसे कोई मोबाइल वगैरह रिफर्बिश होती है ना, आईफोन वगैरह, कोई भी फोन रिफर्बिश किया जा सकता है। और रिहैबिलिटेट तो बता दिया कि इलनेस के बाद, कोई एडिक्शन के बाद, इम्प्रिजनमेंट के बाद जब वह पुनः उसी स्थिति में उसको लाने की कोशिश करते हैं या सपोर्ट करते हैं उसके नॉर्मल लाइफ के लिए, तो दैट इज द रिहैबिलिटेट। तो क्लोजेस्ट मीनिंग है, आपको थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। रेनस्टेट का मतलब होता है टू गेट फॉर मोर कैपेसिटी, किसी व्यक्ति को वो पद दिला देना जो पद पे वो पहले था, है ना। रिफर्बिश तो बता दिया, किसी डिवाइसेस का नवनिर्माण कर देना, उसे रिनोवेट कर देना, है ना, नया कर देना, वो रिफर्बिश कहलाता है। रिनोवेट किसी पुरानी बिल्डिंग को नया करना, है ना, उसको अच्छे कंडीशन में ला देना, दैट इज द रिनोवेट। और ये शब्द आपको बता दिया। नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट, आई होप योर पेरेंट्स डैश शोन। ऑब्वियसली आर रिकवरिंग तो होगा नहीं, शुड रिकवर होगा नहीं, आर रिकवर होगा नहीं, योर आंसर विल बी रिकवर ओनली। तो ये बहुत ही सिंपल है। अब कहोगे सर कैसे, तो देखिए, आई होप, मैं आशा करता हूं कि योर पेरेंट्स रिकवर शून, आप यही चाहते हैं ना, भगवान करे उनकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, ये आपकी विश होती है। और अगर विश होती है तो कहीं ये पास्ट टेंस में जाएगा नहीं, कंटिन्यूअस में जाएगा नहीं, तो आपको सिंपली आपको कहां रखना पड़ेगा, प्रेजेंट सिनेरियो में। सो योर पेरेंट्स रिकवर शून। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट। अंडरलाइन पार्ट को इंप्रूव करेंगे आप। सिंपली, देयर आर मैनी बर्ड्स इन द वरांडा टुडे, हेमा प्लीज फीड दोज। इट मीन्स फीड किसे की होगी, बर्ड्स को, तो बर्ड्स के का आपको ऑब्जेक्टिव टर्म लेना पड़ेगा। तो बर्ड्स की ऑब्जेक्टिव तो नहीं लेंगे, उसे डिनोट करने वाला टर्म लेंगे। और देखो, दोज एक डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, लेकिन यहां पे एक वर्ब है फिड, और आपको पता है वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का टर्म रखते हैं, इट मीन्स ऑब्जेक्ट रखते हैं, सिंपल सा बात है। तो वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो फिड दोज तो नहीं होगा, एंड फिड एफईडी कर दिया, सो FEED, और देम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस का टर्म है, तो दोज हटेगा और हम इस ऑप्शन को करेक्ट ऑप्शन मानेंगे। तो बहुत ही सिंपल था, बस आपको देखना था कि इसे डिनोट करने के लिए दोज लें या देम लें। और देख लो यहां पे लिख दिया FAD एंड दिस इज FEED, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कटा था। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज ग्रामेटिकल एरर है, वी डू होप यू आर enjoy this online course in art and craft। सिंपली यू आर इंजॉय कौन सा सेंटेंस होता है, यहां लग रहा है यू आर इंजॉय मतलब यू का ही नाम इंजॉय है, तो वो सेंटेंस जो है वो इनएप्रोप्रिएट है, होना चाहिए था यू आर इंजॉइंग। तो इसी पार्ट को हम गलत मानेंगे, क्योंकि इन आर्ट एंड क्राफ्ट एंड दिस ऑनलाइन कोर्स एंड वी डू होप, हम लोग जरूर आशा करते हैं कि आपको ये कोर्स जो है वो अच्छा लग रहा होगा, आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो किसी एंगल से यू आर इंजॉय सेंटेंस सुटेबल नहीं था, सो इसे ही रिप्लेस करना पड़ेगा। योर आंसर विल बी पार्ट 2। ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म, improve the underlined part once again। during the winter months the bears go without food by nearly 6 to 7 month। आपको पता लग रहा है 6 to 7 मंथ की चर्चा है, मतलब ड्यूरेशन की चर्चा है। तो फ्रॉम ऑलमोस्ट गया, फॉर क्वाइट गया, योर आंसर विल बी फॉर ऑलमोस्ट। ओके, सो बाय नियरली रिप्लेस किससे हो जाएगा, फॉर ऑलमोस्ट से। नो सब्स्टिट्यूशन तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो इंप्रूव करना ही है यहाँ पे। नाउ द नेक्स्ट टर्म, once again fill in the blanks। many dash tales evoke the memory of अकबर एंड बिरबल। अकबर एंड बिरबल की जो मेमोरी है, जो यादें हैं, आज भी कुछ कुछ ऐसी कहानियां हैं जो उसको आवाहित करती है, इवोक करती है ना, आवाहन करती है। तो बताओ सिंपल, पॉपुलस तो होगा नहीं, पॉपुलेटेड डेंस जहां पे जनसंख्या निवास करती हो, पॉपुलेटेड एरिया बोलते हैं, तो पॉपुलेटेड टेल्स हो सकता है क्या, पॉपुलस टेल्स हो सकता है क्या, नो। पॉपुलिस्ट भी नहीं होगा, योर आंसर विल बी पॉपुलर टेल। कुछ ऐसी प्रसिद्ध कहानियां हैं जो अकबर और बिरबल की मेमोरी को, है ना, इवोक करता है। तो कहीं ना कहीं हमें पॉपुलर वर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट टर्म, आइए नेक्स्ट टर्म कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन का है। वन डे वाइल द मैजिस्ट्रेट वॉज वॉकिंग
डैश अ मार्केट ही शॉ क्राउड आउटसाइड अ पोल्ट्री शॉप। उसने क्या देखा? पोल्ट्री शॉप के आसपास उसके बाहर में भीड़ देखा। डैश इंक्वायरिंग व्हाट द मैटर वाज, इंक्वायरिंग जब किया तो पता लगा डैश लर्न दैट अ पीजेंट क्या हो रहा है? द नेक्स्ट टर्म कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन का है। वन डे वाइल द मैजिस्ट्रेट वॉज वॉकिंग डैश अ मार्केट। यहां पे आपको फिल करना पड़ेगा थ्रू अ मार्केट, नॉट अलोंग अ मार्केट, नॉट ओवर अ मार्केट, नॉट असाइड अ मार्केट। जब मैजिस्ट्रेट, जब हम किसी ना एक माध्यम से गुजरते हैं तो थ्रू का प्रयोग करते हैं। ओके, तो जब वो मार्केट की ओर से गुजर रहा था तो उसने देखा क्राउड कहां पे? पोल्ट्री शॉप के आसपास, उसके बाहर में। डैश इंक्वायरिंग व्हाट द मैटर वाज, आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन पता चल जाएगा। डैश लर्न दैट अ पीजेंट हैड एक्सीडेंटली डैश अ हैवी सैक ऑन अ चिकन सो डैश इट टू डेथ। तो ये तो पता लग गया कि यहां पे जो मैजिस्ट्रेट था वो मार्केट की ओर से गुजर रहा था, उसने भीड़ देखी कहां पे? पोल्ट्री शॉप के आसपास। तो अब सिंपल पता चल गया कि यहां पे तो आपने थ्रू शब्द का प्रयोग कर लिया, थ्रू अ मार्केट। नाउ ही शॉ क्राउड आउटसाइड पोल्ट्री शॉप डैश इंक्वायरिंग। देखो इंक्वायरिंग में आईएनजी लगा हुआ है, तो क्या आप ये कर सकते? वेयर इज इंक्वायरिंग, हाउ इंक्वायरिंग एंड सो इंक्वायरिंग। ये तो सुटेबल है ही नहीं, आपको करना पड़ेगा ऑन इंक्वायरिंग। क्यों भाई? क्योंकि आपको पता है ऑन एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के जस्ट बाद हम क्या लेते हैं? जेरंड। क्या लेते हैं? जेरंड। और जेरंड मतलब आईएनजी फॉर्म, तो ऑन इंक्वायरिंग विल बी द आंसर। तब यहां पे आपको क्या फिल करना पड़ेगा? ऑन। नाउ व्हाट द मैटर वाज, जब वो इंक्वायरी लिया तो पता चला व्हाट द मैटर वाज डैश लर्नड। देखो लर्नड वर्ब है और वर्ब को किसकी जरूरत होती है? सब्जेक्ट की। तो दे यहां पे तो मैजिस्ट्रेट की बात है तो प्लूरल सब्जेक्ट आएगा ही नहीं, और हिम ऑब्जेक्टिव केस का टर्म है तो ये तो आएगा ही नहीं, चूंकि सब्जेक्ट के प्लेस पे कभी भी ऑब्जेक्टिव टर्म नहीं आ सकता, तो ये तो कट गया। अब बचा सी और ही। तो एक्चुअली यहां पे ही शॉ रखा गया है, तो फिर सी कैसे ले लोगे? आपको ही लेना पड़ेगा। नाउ तो फिल इन द ब्लैंक जो थर्ड नंबर है उसमें हम क्या लेंगे? ही। उसने देखा और वही समझा कि प्रेजेंट सिचुएशन वहां पे क्या मैटर था, तो दैट वाज द पीजेंट हैड एक्सीडेंटली डैश हैवी शेक ऑन अ चिकन डैश इट टू डेथ। आगे क्वेश्चन देखो, समझ में आ जाएगा। हमने यहां पे ही लर्न कर दिया था, क्लियर है? यहां अब देखो लिखा हुआ है दैट अ पीजेंट हैड एक्सीडेंटली डैश अ हैवी शेक। एक भारी बोझा उस चिकन पे गिर गया है ना, तो जब वो गिरा तो भारी बोझा गिरा तो उसमें जानी कितनी होती है? वो क्या हुआ होगा? दब गया होगा, मर गया होगा, वही है डैश इट टू डेथ। तो सिंपली उस बोझा उस पे गिरा होगा, तो सेलेक्टेड की तो कोई बात नहीं है, पिक्ड की भी बात नहीं है, फिल्ड की भी बात नहीं, आंसर विल बी ड्रॉप्ड। ऑब्वियसली वो पेजेंट का जो सेक है, भारी सेक है, वो उस पर गिरा, एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड हुआ। एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू फिल इन द ब्लैंक 5। तो स्क्रेपिंग लोगे, कवरिंग लोगे, क्रशिंग लोगे और क्रम्बलिंग लोगे। तो अब देखो ना, जब उस पर भारी बोझ गिरा तो ऑब्वियसली वो क्रश कर गया ना, पीसने का सेंस। अब छोटा सा कोई पार्टिकल, बड़ी पार्टिकल उसे दबा दे तो क्रशिंग का ही सेंस होगा, इसलिए यहां पे हम आंसर लेंगे क्रशिंग। कवरिंग तो होगा नहीं, जब वो डेथ किया है तो कोई शेक उस चिकन पे कवर करेगा, उसे क्रश करेगा। ओके, क्रिपिंग क्या होता है? आप कह सकते हैं टू मूव फॉरवर्ड स्लोली, आप इसे कह सकते हैं टू मूव फॉरवर्ड स्लोली। ओके, या फिर डेवलपमेंट, जहां स्लो डेवलपमेंट हो उसे हम कहते हैं क्रीपिंग। एंड द नेक्स्ट वन इज क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग होता है टू ब्रेक समथिंग, टू ब्रेक समथिंग इनटू स्मॉल पीसेस। ओके, तो इस तरह से आपका आंसर जो होगा फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक का, वो होगा क्रशिंग। आशा करते हैं कि ये पूरी पैसेज आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।